यह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था क्योंकि जिस लड़की को मैं हासिल करना चाहता था वह मेरी हो चुकी थी। वैसे तो वह बड़ी समझदार बनती थी, लेकिन कब मेरी मोहब्बत के जाल में फंस गई उसे पता ही नहीं चला। सभी दोस्त मुझे कहते थे कि इस लड़की को पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे पाना तो और भी ज्यादा आसान निकला क्योंकि यह तो मोहब्बत की भूखी थी और मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया। आज मैं बहुत खुश था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जीत गया हूँ। जो मेरा दिल किया मैंने किया। वैसे भी ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो मुझे मना कर सके। बहुत ही ज्यादा अजीब था वो एक रात जब वह मेरे कमरे में आ गई। पहले मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी, लेकिन उसके बाद उसने मेरा शाम का वक्त था। मेरे पापा कमरे में बैठे टीवी पर खबरें सुन रहे थे। खबरें सुनाने वाली लड़की को देखकर बार बार ना में सिर हिला रहे थे। मैं कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है पापा, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो कहने लगे, देख रहा हूं कि जमाना किस तरफ चला गया है। देखो इस लड़की को कैसे कपड़े पहने हुए हैं, दुपट्टा तो बस नाम का है। ऐसा लगता है गले में एक छोटी सी पट्टी लटका रखी है, बाकी सारे वजूद पर दुपट्टा ही नहीं। मेकअप देखो, अदाएं देखो। यह हमें खबरें सुना रही है या फिर हमारा दिल बहलाने का सामान बनकर बैठी है? और इसने तो फिर भी सलवार कमीज पहनी है। ऐसी ऐसी लड़कियां भी आजकल खबरें सुना रही हैं जिन्होंने बहुत ही बुरे कपड़े पहने होते हैं। पतलून भी भला औरत के पहनने की चीज है क्या? यह चैनल वाले इनको मोटी रकम देते हैं और इसलिए देते हैं कि जो लड़कियां जितनी खूबसूरत होती हैं उसे उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब मैं यह सोच रहा हूँ बेटा कि अगर कोई औरत इस तरह करती है तो इसका क्या मतलब होता है? कैसे माँ बाप ने इसकी परवरिश की होगी, इस जगह पर रही होगी। जब वह ऐसी बन के घर से निकलती होंगी तो क्या उसके माँ बाप उसे रोकते नहीं होंगे? कोई तो होगा ना उसके घर में, उसका बाप, उसका भाई। क्या वह आंखें बंद कर लेते होंगे और वह ऐसे कपड़े पहन के घर से निकल जाती होंगी? मैंने कहा, पापा ऐसी औरतों का यही मामला होता है। वे लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हैं, तभी तो इस तरह की हरकतें करती हैं, वरना ऐसा क्यों करेंगी? मैं साथ साथ तैयार हो रहा था। मेरे पापा ने मेरी तरफ देखा और कहा, तू किसकी ध्यान अपनी तरफ करना चाहता है? मैंने कहा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मेरे पापा ने कहा, क्यों इतना परफ्यूम लगा रहा है? तेरा इतना परफ्यूम लगाना मुझे तो समझ नहीं आता। किसी ने तुझे सूंघना है क्या? मैं इस बात पर हंसने लगा। मैंने कहा, बस सफाई पसंद है मुझे। मेरे पापा ने कहा, सफाई नहीं बेवकूफ, यह परफ्यूम कहां से आ गया? इस हम इत्र लगाते हैं, कस्तूरी लगाते थे, हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आती थी, पर यह परफ्यूम जिसके इश्तिहार में ही यह दिखाया जाता है कि परफ्यूम लगा हो तो लड़कियां तुम्हें गुड़ समझ के मक्खी की तरह चिपक जाएंगी, और तू भी इसी कंपनी का परफ्यूम खरीदता है। यहाँ पर बाप को किस्से सुना रहा है। और हाँ, इस तरह की लड़कियां बुरी होती हैं। तेरे जैसे मर्द किस तरह के होते हैं? तू क्यों तैयार होके बाहर जा रहा है? क्यों तूने इतनी चुस्त किस्त की पैंट और शर्ट पहनी है कि सबको पता चले कि नौजवान बड़ी वर्जिश करता है? तुम्हें तैयार होके कहाँ जाना है? ये चुस्त पैंट पहनी है, ये काली शर्ट, बालों को बड़ा तूने खड़ा करके बनाया है, ऊपर तू परफ्यूम लगा रहा है, तो क्या किसी मर्द को लुभाने जा रहा है? मैंने कहा, पापा कैसी बातें कर रहे हो आप? क्या इंसान खुद से साफ नहीं रह सकता? क्या वह अपने आप को अच्छा लगने के लिए ये सब नहीं कर सकता? जरूरी है कि किसी को दिखाना ही है? आपको तो पता है मुझे साफ सुथरे रहने का शौक है। जबकि मेरे पापा कहने लगे, तू कितना साफ सुथरा है वह मैं तो क्या, तेरी माँ का सारा खानदान जानता है। इतना बड़ा घोड़ा हो गया था और तेरी वो हरकतें थी कि अब मैं अपनी जुबान से बोल नहीं सकता। हर रोज तू बिस्तर गीला कर देता था, बड़ी मुश्किल से तुझे इंसान बनाया और अब कहता है कि मैं बड़ा हो गया हूँ।
देख, अगर कल को तेरे पीछे पीछे इस घर में कोई मुसीबत आई ना, तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैंने कहा, बाबा, आपका तो दिमाग इन्हीं चीजों की तरफ लग गया है। एक बात हमेशा याद रखिए, मुसीबतें लड़कियों के पीछे पीछे आती हैं, मर्दों के पीछे नहीं। और खैर से आपका एक ही बेटा है, कोई बेटी नहीं, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो रहा था, पर पापा ने तो मेरा मूड ही खराब कर दिया। मेरे पापा को इन सारी बातों की बहुत रहती थी। वह धार्मिक इंसान थे, दिन में 4 बार पूजा किया करते थे, सुबह सुबह उठ के जाप पढ़ते थे और इस तरह और बहुत से काम करते रहते थे। अब उनकी जिंदगी में करने को और क्या चाहिए। मेरी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी। वह या तो टीवी पर बैठकर खबरें सुनते रहते थे और या फिर पूजा पाठ में लगे रहते थे। पर अगर वह चाहते थे कि मैं भी उनकी तरह बन जाऊं तो ऐसा कैसे हो सकता था। मेरी तो अभी जवानी के दिन थे, मेरे हंसने खेलने के दिन थे। मैं खूबसूरत सा जवान था और मैं अपनी जिंदगी को एंजॉय करना चाहता था। और मेरी उम्र थी जिसमें मर्द की नजर से सोच सिर्फ औरत के पीछे ही होती है। वह औरत यानी लड़कियों के बारे में ही सोचता रहता है। खैर, मैंने मोटरसाइकिल की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पहनी थी मैंने जींस की पैंट, लेदर की जैकेट, बीच में काली शर्ट और बड़े बड़े जूते। परफ्यूम भी लगाया था और बाल भी बड़े अच्छे से बनाई थी, क्योंकि आज मैं जिस जगह जा रहा था वहां पर अपने आप को थोड़ा संवार कर ही जाने की जरूरत थी। उस लड़की पर दिल आ गया था। मेरा दिल नहीं, दिमाग भी आ गया था। सोच लिया था कि उसे हासिल करने के लिए अगर अकल की जंग भी लड़नी पड़ी तो जरूर लड़ूंगा, लेकिन उसे हासिल करके ही दम लूंगा। कितनी खूबसूरत थी वह, कितनी हसीन थी। अपने घर की कमाने वाली कमाऊ पुत जैसी लड़की थी। सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकलती, उसे लेने के लिए पहले से ही एक गाड़ी आई होती थी। फिर वह ऑफिस चली जाती थी। मैं आते जाते उसे देखता था। वह ऐसे कपड़े पहनती थी कि कोई भी देख के पागल हो जाता। वही बात कि गले में नाम का दुपट्टा, चुस्त कमीज, चूड़ीदार पजामा और उस पर वह सलीके से सजे हुए बाल, जो उस पर बहुत ही सूट करते थे। थी भी बहुत खूबसूरत और अपने आप को खूबसूरत बना के रखने का हुनर भी जानती थी। मेरा उस पर दिल आ गया था। उसके बारे में थोड़ा बहुत पता भी करवा लिया था। उसका नाम शिखा था। अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। घर वही चलाती थी, पैसे कमाती थी। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी। एक दो दवा उसके साथ मेरा आमना सामना भी हुआ, लेकिन उसने मुझे उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से मैं उसे देख रहा था। इसलिए अब कुछ और करने की जरूरत थी। वह बड़ी मेम साहिबा बनती थी। अपने ऊपर बड़ा घमंड था। उसे उसका घमंड तोड़ने की जिम्मेदारी शायद मेरी ही थी, चाहे तो पत्नी बनाकर और चाहे तो कुछ और। मेरा एक दोस्त बहुत कमीना था। कहता था कि औरत से बदला लेने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उससे शादी कर लो। हम कहते थे कि पागल हो, ये तो गले में घंटी बांधने वाली बात है। उसने कहा कि अगर गले में घंटी बांधेंगे तो सारी जिंदगी घंटी बजाएंगे भी। घर में रहेगी, काम करेगी, बच्चे पैदा होंगे, उसका सारा घमंड टूट जाएगा। क्योंकि जब एक औरत के बच्चे पैदा हो जाते हैं तो उसमें फिर कोई घमंड नहीं रहता, क्योंकि शादी से पहले वह अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती है। लेकिन एक बच्चा होता है तो उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहता। उसकी नींद पूरी नहीं होती, शक्ल बिगड़ जाती है, चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। दिन रात बच्चों की पोटी साफ करती है और घर में खाना बनाती है। घर के काम करते करते उसकी हालत नौकरानी जैसी हो जाती है। फिर एक नौकरानी को अपने ऊपर क्या घमंड होगा भला। हम सब उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन अब मुझे उसकी बात समझ आने लगी थी। मेरा शिखा से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अगर बात शादी तक जाकर ही थमती तो मुझे तब भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि मुझे उसे किसी भी तरह हासिल करना था। सच कहते हैं लोग, मर्द को औरत से ताज्जुब होता है और जब तक ताज्जुब रहता है तब तक उसकी मोहब्बत रहती है।
ताज्जुब खत्म तो मोहब्बत खत्म, लेकिन मोहब्बत खत्म भी हो जाए तो पीछे भी बहुत कुछ बचता है। उसके सहारे ही इंसान जिंदगी गुजार लेता है। अब देखते हैं कि वह कब तक मेरे जाल में फंसती है। हाल हुलिये से तो वह बड़ी खतरनाक और इज्जतदार भी लगती थी। ऐसा लगता था कि उसे पटाना कोई खाला जी का घर है। लेकिन पटाना तो था और कोई काम तो था नहीं करने के लिए, सो यही करना है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बड़ी हस्तियों को हासिल करना इतना आसान नहीं होता, और यह वाक्य ही एक बड़ी हस्ती थी। मैंने पता करवाया था कि मोहल्ले के सारे लड़के उससे शादी करने के लिए मरे जा रहे थे। कहते थे हमें दहेज भी नहीं चाहिए, बस यह लड़की हमें चाहिए। बहुत चलता फिरता दहेज थी। इतने बड़े चैनल में काम करती थी, खबरें पढ़ती थी, यानी कि न्यूज कास्टर थी। इसके पास पैसे की कमी नहीं थी, पर अभी तक उसकी ना तो कहीं सगाई हुई और ना ही शादी हुई थी। इसका मतलब कि उसने किसी को भी भाव नहीं दिया था, ना तो किसी लड़के को और ना ही इज्जत से आए हुए रिश्ते को। उसका नाम भी मैंने बड़ी मुश्किल से पता लगाया था, और यह भी वह कहां पर काम करती है। जहां वह काम करती थी, मैं वहां बाहर जाके खड़ा हो गया, और यह मैं पहली दफा नहीं कर रहा था। वह भी समझ गई थी कि मैं रोज इसी समय यहाँ पर तैयार होके क्यों खड़ा होता हूँ। मैं अपने दोस्त से एक गाड़ी मांग के भी ले जाता था। उस गाड़ी के पास खड़ा था। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरने लगी, मैंने नाटक किया कि मुझे कुछ हो गया है, जैसे मुझे कोई दौरा पड़ गया। वह तुरंत मेरी तरफ बढ़ी और उसने कहा कि क्या हो गया आपको? तुम ठीक हो? संभालो अपने आप को। और मैं उसका सहारा लेने लगा। आप बहुत अच्छी हैं, आपने मेरी मदद की, वरना तो आजकल लोग मर रहे होते हैं और दूसरे पास से गुजर जाते हैं, और आपने मेरी मदद की, इसका मतलब आप किसी अच्छे खानदान से हैं। आइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने जाने का इंतजाम किया हुआ है, और आप अपना बहुत ख्याल रखें। हम लोगों ने एक दूसरे को अपना नाम बताया, और मैंने इस तरह से नाटक किया कि जैसे ये हमारी पहली मुलाकात है, और मैं तो उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। वह वहां से चली गई। ये नाटक करने का ख्याल मुझे पहले नहीं आया था। पहले बस मैं जाकर खड़ा हो जाता था तो मैं इतना सुंदर हूं कि वह खुद ही मुझे देखेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोई लड़की आपको सिर्फ इसीलिए बोलेगी क्योंकि आप सुंदर हैं। वह आपके पास आकर आपसे क्या बात कहेगी कि सुनिए, आप बड़े सुंदर हैं, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? ऐसा नहीं होता। कोई ना कोई हरकत करनी पड़ती है। इसलिए मैंने आज ही हरकत की और आज ही हमारी बात भी हो गई। जब उसने मुझे थामा था, उसके पास बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। जाहिर है कि बड़े ब्रांड किस्म के परफ्यूम लगाती होंगी। ब्रांडेड परफ्यूम का मुझे भी बहुत शौक था, लेकिन पैसे नहीं होते थे मेरे पास, और मुश्किल से मैंने एक ही परफ्यूम खरीदा था। उस पर भी मेरे पापा को दिक्कत थी। रात को जब मैं अपने पापा के साथ बैठा खाना खा रहा था, तो मुझे बार बार शिखा याद आ रही थी और मैं हंस रहा था। पापा ने कहा कि क्या बात है, क्यों मन ही मन मुस्कुराए जा रहा है? कहीं नैन मटक्का तो नहीं चल रहा तेरा किसी के साथ? मैंने कहा कि पापा, क्या हो गया है आपको? मैं आपको ऐसा लगता हूँ? वैसे ही कोई चुटकुला याद आ गया तो हंस रहा हूँ। मेरे पापा ने कहा कि फिर मुझे भी सुना चुटकुला। अब मेरे दिमाग में कोई चुटकुला नहीं आ रहा था। फिर मैंने उनको अपने पास से ही कुछ बनाकर सुना दिया और उनको बिल्कुल भी हंसी नहीं आई। अगले दिन मैं फिर वहीं पे खड़ा था। वह बाहर निकली तो उसने मुझे हेलो किया और कहा कि आज आप यहाँ पे क्यों खड़े हैं? मैंने कहा कि जिस लड़की को मैं पसंद करता था वो यहीं पर काम करती थी। वो कहने लगी कि कौन है, मुझे बताएं, मैं उससे बात करूंगी। मैंने कहा कि नहीं, अब वह यहाँ पे काम नहीं करती, उसकी शादी हो गई है, वह बाहर के मुल्क चली गई है। लेकिन फिर भी यहाँ आ जाता हूँ क्योंकि मुझे उसकी याद आती है। यही कहीं तो फिरती थी वह। शायद उसने यहाँ पांव रखा होगा, शायद वह उस बेंच पे बैठी होगी। रोज यहीं से तो उसको
अपने साथ ले जाता था। हम लोग बातें करते थे, सिनेमा देखने जाते थे। बहुत अच्छी जिंदगी थी। ऐसा लगता था कि ये खुशियां कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन उसकी एक हरकत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। शिखा ने कहा कि इतना प्यार करते थे आप उससे। क्या आजकल कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? तो ऐसे प्यार करने वाले आदमी को वो लड़की छोड़ के चली गई। कितनी बदकिस्मत थी वो। मैंने कहा कि हाँ, वह भी बदकिस्मत थी और मैं भी। उसको मैं नहीं मिला तो मुझे वो भी तो नहीं मिली। उसने कहा कि वह आपके काबिल नहीं थी। आपको मिल भी जाती तो कुछ अच्छा नहीं होता, क्योंकि जिसने आपकी मोहब्बत का ही मान नहीं रखा वह जिंदगी भर भी आपको तंग ही करती। जो एक बार बुरा होता है वह हमेशा बुरा होता है। मैं भरोसे पर बहुत यकीन करती हूँ। जो आज एक बार आपको भरोसा तोड़ दे उसको दोबारा माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो एक बार भरोसा तोड़ सकता है वह बार बार आपका भरोसा तोड़ता है। और मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नफरत है। आजकल सारे लोग ही ऐसे हैं। वह लड़की भी ऐसी ही थी। मैंने कहा कि आजकल तो सब ही ऐसे हैं। मोहब्बत तो बस नाम की रह गई है। कोई किसी से मोहब्बत नहीं करता, और जो कोई मेरे जैसा पागल कर लेता है उसके साथ ये सब कुछ होता है। पता नहीं उसके दिल में क्या आया। उसने कहा कि आज मेरा वापस जाने का इंतजाम नहीं है। क्या आप मुझे छोड़ देंगे? मैंने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, आइए। तो वह मेरे साथ गाड़ी में बैठ गई। रास्ते में मुझे तसल्ली देती रही, मुझसे मेरी मनगढ़ंत मोहब्बत की कहानी सुनती रही, अफसोस करती रही, मुझे तसल्ली देती रही, उस लड़की को बुरा कहती रही। और फिर हम लोग रास्ते में एक जगह पर खड़े हो गए, कॉफी भी पीने लगे। मैंने कहा कि उसको भी कोल्ड कॉफी बहुत पसंद थी। अब वह मुझे दिलासा देने लगी। उसने कहा कि आप उसे भूल जाएं और अपने लिए कोई और अच्छी लड़की को देख लें। अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है। मैंने कहा कि मेरे लिए तो वही अच्छी लड़की थी। फिर भी उसने मेरे साथ ऐसा ही किया और कहने लगी कि नहीं, अभी भी इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अच्छे लोगों की तलाश भी है और पहचान भी। आप फिक्र नहीं करें, मैं आपके लिए लड़की तलाश करूंगी। अब तो हम दोनों दोस्त हैं। हम दोनों की दोस्ती हो गई है। अब रोज एक दूसरे से मिलना, मुलाकात करना बहुत अच्छा लगने लगा। शायद वह भी मेरी तरफ खींचती चली जा रही थी। और वह क्यों नहीं होती मेरी तरफ? मैं क्या कोई बुरा इंसान था? देखने में भी हैंडसम था और उसके सामने मजलूम भी बना हुआ था। कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के दिए हुए जख्मों पे खुद मरहम लगाने के शौकीन होते हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिनके सामने अगर आप ये कहें कि मुझे एक लड़की ने धोखा दिया, तो वह ये साबित करने के लिए आपसे ताल्लुक बना लेती है कि सब लड़कियां बुरी नहीं होती। शायद शिखा भी ऐसा ही कर रही थी और मैं उसकी इसी हरकत का फायदा उठा रहा था। कहते हैं कि मोहब्बत का नशा धीरे धीरे चढ़ता है और चढ़ता ही चला जाता है, लेकिन मुझे मोहब्बत नहीं थी। मैं जल्दबाजी में था। इसलिए मैंने सोच लिया था कि अगर वह लड़की मेरे साथ कॉफी पीने जा रही है, मेरी गाड़ी में बैठ रही है, मुझे तसल्ली दे रही है, मेरी तारीफ कर रही है, तो इसका मतलब यही है कि बात उसकी तरफ से आगे निकल चुकी है। इसलिए अब मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे अपने दिल की बात कर देता हूँ और वह मेरे दिल की बात तो जरूर समझ जाएगी। मैंने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर सी अंगूठी भी ले ली ताकि मैं उसे प्रपोज कर सकूं। वैसे भी मैंने उसे प्रपोज शादी के लिए नहीं करना था। अभी मैंने सिर्फ उसे ये बताना था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मेरा काम इतने में ही निकल जाता तो मुझे शादी की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे जैसे वह मेरे पास आ रही थी, मैं उससे शादी करने का इरादा छोड़ता ही जा रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बिना शादी के ही सब कुछ मिल जाएगा। मैं उसे बहुत मुश्किल औरत समझता था, लेकिन वह बहुत आसान औरत साबित हो रही थी। दोस्ती तक तो बात चल ही गई थी। एक दिन मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर लिया।
मैंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही मेरे जख्मों पर मरहम लगा सकती हो। मेरे टूटे हुए दिल को तुम ही जोड़ सकती हो। और जानती हो ना, किसी टूटे हुए दिल को जोड़ना सबसे ज्यादा पुण्य का काम है। मैं दोबारा उस लड़की का नाम भी नहीं लूंगा, हमेशा तुम्हारा बनकर रहूंगा। तो कहने लगी, मुझे आपकी मोहब्बत पर पूरा यकीन है। जो एक लड़की के लिए इस हद तक दीवाना हो सकता है, वह अपनी बीवी का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने वाला पति होगा। मैंने उससे पहले मोहब्बत का इजहार किया और फिर शादी का झांसा दिया। मैंने कहा कि अब मैं किसी के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं रखना चाहता, बस शादी करना चाहता हूँ। शायद मेरा मीमी के साथ रिश्ता नाजायज था, इसलिए बात नहीं बनी, पर मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। इस बात पर वह शर्माने लगी और उसने कहा कि मैं आपको सोचकर बताऊंगी। अब मुझे अगले दिन का शिद्दत से इंतजार था। मैं हैरान था कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, ठीक है समझदार थी, पैसे कमाने वाली, समाज में फिरने वाली, एक न्यूज कास्टर थी, और ऐसे लोग तो बहुत समझदार और शातिर होते हैं, फिर भी कितनी आसानी से मेरी बातों में आ गई। लेकिन दोस्ती के और मोहब्बत के झांसे में नहीं आई थी। मुझे शादी की बात करनी ही पड़ी। पर शादी की बात कर देने का मतलब ये नहीं होता कि आप शादी ही कर लेंगे। जब सब कुछ ही झूठ हो सकता है, तो फिर शादी भी झूठी हो सकती है। मेरा दिमाग बिल्कुल ही दूसरी तरफ चल रहा था। हर बात में झूठ, हर बात में धोखा, और मुझे ये सब कुछ सामान्य लग रहा था। ऐसा लगता था कि जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं, क्योंकि मैं जवान हूं और जवान लोग तो यही करते हैं। यही तो वह मस्ती होती है जो मेरी उम्र के लड़के कर लेते हैं। और इसमें कोई बात नहीं है कि मुझे पता था कि वह इनकार नहीं करेगी, पर दिल में कुछ अजीब अंदेशे भी आ रहे थे। क्या पता इनकार कर ही देती। रात गुजर गई। अगले दिन मैं उसका इंतजार कर रहा था। हम लोग उसके ऑफिस के बाहर ही मिलते थे जब उसकी शिफ्ट खत्म हो जाती थी। वापसी पर मैं ही उसे घर ड्रॉप करता था। 2 महीने से मेरे दोस्त की गाड़ी शाम के समय मेरे पास होती थी। अब उसने बातें बनानी शुरू कर दी थी। वह कहता था कि मुझे कहीं जाना होता है, मेरी गाड़ी वापस कर दे। मैं उसे कहता था कि बस लड़की पटने ही वाली है, तुझे अपनी गाड़ी की पड़ी है। इतनी अमीर और अच्छी लड़की है, एक दफा मेरे हाथ आ गई तो ऐसी गाड़ी तो मैं खुद ही ले लूंगा। फिर मुझे तेरी क्या जरूरत। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम तो बड़े कमीने हो, क्या वाकई ही उससे शादी करना चाहता है। मैंने कहा कि पागल हो क्या, ऐसी लड़की को घर लेकर आऊंगा तो मेरा जो खड़ूस बाप है वह मुझे सारी जिंदगी बातें सुनाता रहेगा। शादी नहीं करना, मैं उससे दिल लगी कर रहा हूं। मैंने शिखा को पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। 2 महीने उसके साथ मैं ऐसा बनकर रहा था जैसे इस दुनिया में मुझसे ज्यादा अच्छा इंसान कोई भी नहीं। और मेरा दिल टूटा हुआ है और मुझे किसी की मोहब्बत की जरूरत है। अगले दिन उसने मुझे अपना जवाब बता दिया, और उसका जवाब यही था कि वह मुझसे शादी करने को तैयार थी। उसने कहा, तो मेरे घर में मेरी माँ है, बहनें हैं, मेरे बाबा नहीं हैं, इसलिए मुझ पर ज्यादा प्रेशर नहीं है। मैं जो कहूंगी मेरी माँ और बहनें मान ही लेंगी। क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मैंने कहा कि मेरे घर वाले नहीं माने तो मैं फिर भी तुमसे ही शादी करूंगा। मैं तो मोहब्बत में दीवाना हो जाने वाला मर्द हूं, लेकिन मुझे हमेशा से ही तुम्हारे जैसी औरत की तलाश थी। अब तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने उसका भरोसा जीता। औरत जितनी भी ज्यादा समझदार और बहादुर बनने की कोशिश करे, लेकिन एक मर्द के फरेब में आ ही जाती है। वह भी मेरे फरेब में बुरी तरह से फंस चुकी थी। वैसे मुझे लगा नहीं था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, पर अब हो गया था। वह बार बार शादी की बातें करती थी। उसकी जुबान पर लफ्ज शादी ही आ जाता था।
कि बस हमें शादी करनी है, हमें शादी करनी है, हमें शादी करनी है। लेकिन मैं अब इस सोच में थोड़ा-सा फँसने लगा था कि ये ज़्यादा ही कहीं पीछे ना पड़े, क्योंकि मेरा शादी का इरादा फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं था। उसका बाप इस दुनिया में नहीं था। वह अपने घर की कमाने वाली लड़की थी। वह अपनी माँ और बहनों को जो भी कहती वह फौरन मान लेते। उसको उसकी फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। मेरे बाप को ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। यह पॉइंट भी अपनी जगह था। अब तो उसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता था। पूरा दिन वह मुझसे बातें करना चाहती थी। रात होती थी तो बात करते थे। हमेशा उससे मेरी फिक्र रहती थी। वह मेरे लिए तोहफे लेने लगी। मैंने भी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट खरीदे। हमारी आगे की जिंदगी सजने लगी थी। मैंने उससे कहा कि मैं बहुत बड़े ऑफिस में काम करता हूँ। हालांकि फिलहाल मेरा ऐसा कोई काम नहीं था। उसने कहा कि मैं हमेशा से ऐसी जिंदगी चाहती थी कि मैं भी पैसे कमाऊं, मेरा पति भी। हम मिलकर एक छोटा सा घर बनाएं, उसकी एक एक चीज हम मिलकर खरीदें, उसको सजाएं, फिर भगवान हमें बच्चे दें, उनको हम मिलकर पालें, हमारी छोटी सी दुनिया हो। मैंने कहा कि तुम्हारे ख्वाब तो बहुत छोटे छोटे हैं, वरना तो लड़कियों के ख्वाब ऐसे होते हैं कि कोई भी मर्द उनको पूरा करने की हिम्मत ही नहीं रखता। वैसे एक तरफ से देखा जाए तो बेचारी अच्छी लड़की थी। छोटे छोटे सपने थे, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाती थी। मैं उसके लिए छोटा सा फूल भी ले जाता तो वह बहुत खुश हो जाती थी। मैंने उसे अपने लिए इतना पागल कर दिया कि एक दिन वह मेरे साथ एक होटल में जाने को राजी हो गई। थोड़ी सी डर रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने कहा कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? क्या हम एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं? यह दूरी कब तक बर्दाश्त करेंगे? वह मेरे साथ उस होटल में चली गई और मैंने अपनी कहानी का आखिरी दाव लिख दिया। उसके बाद मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और उसके ऑफिस जाना भी छोड़ दिया। उसे सिर्फ मेरा नंबर ही पता था, घर का पता भी मालूम नहीं था। उसे तो मेरे बाप का नाम भी पता नहीं था। अब वह क्या करती, क्या ना करती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो मैं चाहता था वह हो चुका था। मेरा मतलब निकल चुका था। अब मेरा उसके साथ भला क्या वास्ता? जब मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई तो उसने कहा कि तू तो बड़ा खिलाड़ी निकला। यह लड़की तो इतनी ज्यादा अच्छी थी, ऐसा लगता था कि कोई भी इसको अपनी बातों में नहीं लगा सकता। लेकिन तू उस्ताद है, उस्ताद। मेरे दोस्तों में मेरी इज्जत बढ़ गई। वह मुझसे मशवरे मांगने लगे कि कैसे तूने ये सब कुछ किया, कैसे इस लड़की को अपनी बातों में लगा लिया। अरे हमारे से तो कोई लड़की पटती ही नहीं। मेरी बड़ी इज्जत हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि जिल्लत का वक्त भी आने वाला था। जब एक दिन मैं घर आया तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गया। घर में शिखा और उसकी मां बैठी थी। शिखा की आंखों में आंसू थे और उसकी मां की आंखों में भी। मेरे पापा को देखकर लग रहा था कि शिखा पहले से ही सब कुछ बता चुकी थी। जैसे ही मेरे बाप ने मुझे जूते से मारने लगा, उसने मुझे इतना मारा कि मैं बता नहीं सकता। मेरे मुंह पर भी जूते से मारा। जब मेरी हालत अजीब हो गई और मैं एक तरफ बैठ गया तो कहने लगा कि क्या कहा था तूने? बदनामियां तो लड़कियों के पीछे पीछे आती हैं, और जो तेरे पीछे पीछे आई ये बदनामी नहीं तो क्या अवार्ड है? नोबेल प्राइज लेकर आया है तू। अब तू इसी लड़की से शादी करेगा, इसी के साथ तेरी जिंदगी गुजरेगी। तूने इसकी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की। मेरे सामने बड़ा नेक पुरुष बनता था। यही है तेरी असलियत, यही है तेरी हरकतें। मेरे पिता ने मेरी बहुत बेइज्जती की। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे पिता ने कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो इस घर से निकल जाओगे। मैं तुम्हारा एक एक पैसा बंद कर दूंगा। यहां से तुम्हें तुम्हारे कपड़े भी नहीं ले जाने दूंगा। नंगे घूमोगे तुम सड़कों पर। इन माँ बेटी के सामने मेरे पिता ने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी और फिर जबरदस्ती मेरी शादी करवा दी।
2-3 बार मैं शादी के मंडप से उठकर भागने लगा। मेरे पिता ने मुझे गर्दन से ऐसा पकड़ा जैसे मुर्गी को पकड़ते हैं और वापस लाकर इस जगह पर बिठा दिया। वह मेरे पिता थे, लेकिन उन्होंने मेरी कोई इज्जत नहीं छोड़ी। मैं उनके सामने कुछ बोल भी नहीं सकता था। शिखा अब मेरी पत्नी है, लेकिन हमारे बीच पति पत्नी वाला कुछ भी नहीं है। वह मुंह फुलाकर दिन रात घूमती रहती है और मैं भी अपने काम से काम रखता हूँ। लेकिन मुझे एहसास है कि गलती मेरी है। मैं उससे माफी मांगने की कोशिश करता हूँ कि अगर साथ रहना ही है तो इंसानों की तरह रहे, पर वह कहती है कि सिर्फ अपनी माँ और बहनों की इज्जत के लिए मैंने तुमसे शादी की है, वरना तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। फिलहाल तो जिंदगी गुजर रही है, आगे क्या होगा नहीं पता। माफी मांग सकता हूँ, माफी मांग रहा हूँ, माफ नहीं करती तो क्या करूं? बार बार कहता हूं कि माफ कर दो। मेरे पिता ने उसे अपनी बेटी बनाकर रखा है। यह वही पिता है जो इस तरह की लड़कियों को जब न्यूज पढ़ते हुए देखते थे तो कहते थे कि कैसे कपड़े पहने हैं, कैसी हरकतें करती है, ये लड़कियां शरीफ नहीं होती। लेकिन अब वह अपने बहू के आगे पीछे फिरते हैं। वह कहते हैं कि किसी के काम से उसे जज नहीं करना चाहिए। इस लड़की में बहुत शराफत और इज्जत है। मैंने कहा हाँ, तभी मेरे साथ होटल में आ गई थी। तो मेरे पिता ने फिर मेरे मुंह पर चप्पल मारी और कहा कि एक कमीना और चालाक आदमी किसी भी औरत को बड़े आराम से पागल बना सकता है, और मुझे पता नहीं था कि तुम भी एक कमीने और चालाक मर्द हो। औरत तो मासूम होती है, गलती तुम्हारी है, उसकी नहीं। मेरे पिता तो उसके दीवाने हो गए थे, उसे अपनी बेटी बना लिया था। मेरे पिता ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तो हमेशा से ही बेटी का शौक था, लेकिन तुम्हारी माँ को ही बेटा चाहिए था। भगवान ने उसकी सुन ली और तुम हमारी गोद में आ गई। मेरी पत्नी चली गई, मुझे तो उसी दिन पता चल गया था कि तुम ही मनहूस थे। वह भी मेरे पिता के साथ बहुत अच्छे से रहती है, उनकी इज्जत करती है, लेकिन जब मैं कभी उनके घर जाता हूँ तो मेरी कोई इज्जत नहीं होती। एक तरफ बैठ जाता हूँ, कोई मुझे बुलाता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी बहुत बुरी हो गई है। इज्जत के बगैर क्या जिंदगी होती है। मेरे दोस्तों में भी मेरी बेइज्जती होने लगी। वह कहते हैं कि बड़ा कह रहा था कि दिल लगी कर रहा हूँ। वह तो तुम्हारी बीवी बन गई है, तुम्हारे गले का हार बन गई। अब सारी जिंदगी तुम्हें उसे झेलना पड़ेगा, और ऐसी समझदार और अक्लमंद पत्नी के साथ मर्द की जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। वह मर्द को बातें सुनाती रहती है। तुम्हारे साथ भी यही होगा। तुम्हें तो कोई मासूम सी भगवान की गाय ले आनी चाहिए थी, तुम्हारी जिंदगी उसके साथ अच्छी गुजर जाती। मुझे पता है मुझे सजा मिली है, लेकिन इतनी बड़ी सजा, क्या बनेगा मेरा? आगे क्या होगा मेरे साथ, सोच के ही परेशान रहता हूँ। आप लोग बताएं कि क्या करूं? गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन अब वह मेरी पत्नी है, मेरे साथ एक रिश्ते में है। उसे भी तो थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए ना। मैंने गलती की है तो सजा भी तो मिली है, माफी भी तो मांग रहा हूँ, और क्या करूं? अपनी बलि चढ़ा दूं उसके सामने? कहता हूं मान जाओ, मतलब कोई तो बंदा गुंजाइश निकाल लेता है कि बस कर दे, मुझे माफ कर दे। आप लोगों को कोई मेरी जगह होता तो क्या करता? दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।